हुआ ठीक है now so what happened sir there was a एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई इन द केस ऑफ विप्रो. अब टेक माय वर्ड्स इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट. और आज सुबह भी एक केस में मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैं पढ़ते पढ़ते मैं रात को पीपीटी बना रहा था, तो वो एक इशू हुआ. मैं उसको इशू को भी थोड़ा सा टच करूंगा विदाउट टेलिंग हु इज द पर्सन जिन्होंने डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ. मैंने उनको भी बोला सर आपके केस में विप्रो वाले केस में दिक्कत आएगी. मैं बताऊंगा प्रॉब्लम कहां पे थी. सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ विप्रो दे हेल्ड दैट मैं पहले एग्जांपल लेता हूं कि पहले केस क्या था, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा. देयर वाज ऑलरेडी अ सेक्शन 10B इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है जो 100% ईओयू के केस आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड करता था. देन इसका सनसेट लॉस 12-13 में खत्म हो गया था. देयर वाज सेक्शन कॉल्ड 10B8, सेक्शन 10B सबसेक्शन 8, जो ये बोलता था कि भैया अगर आपको 10B अप्लाई नहीं करना है, 10B अगर अप्लाई नहीं करना है तो आपको सर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) के साथ वो एक पर्टिकुलर फॉर्म जमा करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्म जमा कराना है कि भैया मैं 10B से कवर नहीं होना चाहता. अब इस केस में क्या हुआ सर, विप्रो वाले केस में व्हाट हैपेंड सर, द एसएससी वाज 100% एक्सपोर्ट यूनिट था, कॉल सेंटर था. 2001-2 में सर क्या हुआ सर, उसको एक्चुअली सही मैंने लॉसेस थे. अब हुआ क्या, लेकिन 139(1) की जब रिटर्न भरी तो उन्होंने 10B8 वाला जो फॉर्म है कि भैया आई वांट टू गो आउटसाइड दैट पर्टिकुलर 10B, सर वो इन्होंने नहीं डाला. उसके बाद काफी टाइम बाद इन्होंने क्या किया, एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी. रिवाइज रिटर्न फाइल करके उसके अंदर 10B8 का वो डाल दिया और ऑप्ट आउट कर दिया. टारगेट क्या था कि लॉसेस थे वो अगले साल मुझे मेरे प्रॉफिट आएंगे उससे सेटअप हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस. तो सेक्शन 72 में इनको कैरी फॉरवर्ड मिल जाता. नाउ द मैटर वेंट टू, जब एसएससी ऑफिसर के पास आया, उन्होंने रिवाइज रिटर्न में बोला और कैरी फॉरवर्ड लॉस कर रहे हैं, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया. एसएससी ऑफिसर डजंट अलाउ इट. पर द मैटर वेंट टू सीआईटीपीएल, सीआईटी के बाद आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट, टिल हाई कोर्ट, आईटीएटी एंड हाई कोर्ट. सर एसएससी वन द केसेस. नाउ द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट पे सेम केस आया नाउ कि भैया क्या आप रिवाइज रिटर्न के अंदर या फिर व्हाट इज मैंडेटरी, व्हाट इज डायरेक्टरी प्रोविजंस, इन दो इश्यूज पे आया. और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों इश्यूज पे मेजरली अपहोल्ड किया. और मैं बता रहा हूं आपको सर, ये बहुत बड़ी बड़ी इश्यू आएगी आगे वाले टाइम. द रेशियो लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इज, प्लीज अप्रिशिएट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन द केस ऑफ प्रिज्मा सीआईटी एंड विप्रो लिमिटेड 140 taxman.com 2023 सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर 11/7/2022 rejected the claim received made by way of revised return with respect to the exemption claimed under section 10B and for carry forward the losses. Supreme Court in clear term held that verified that the exemption in chapter 3 of ITA, the requirement as to procedure then had to be complied strictly. तो they said क्योंकि आपका जो 10B है वो चैप्टर 3 में फॉल करता है. प्लीज नोट कर ले, इट हैज अ वेरी वेरी बिग रैमिफिकेशंस. दो मैं आपको एक जजमेंट भी दिखाऊंगा जहां पे मेरा वो एक, जब हम 14A जब 2022 में अमेंडमेंट हुई थी, I was starting arguing, but somebody put me that particular judgment. अभी जजमेंट दिखाता हूं आपको मैं. वो जजमेंट में ये बात बोली गई थी कि सर ये जो 10A 10B है, ये गलती से प्लेसमेंट ऑफ सेक्शन रॉन्ग हुई गई है गलत चैप्टर के अंदर. सही मैंने में डिडक्शन का पार्ट है. मैं फिर से बोल देता हूं सर, ये 10A 10B ऑल दैट सब, ये सही मैंने में सर रॉन्ग प्लेसमेंट है. सही मैंने में दे आर एज गुड एज डिडक्शन. जैसे आपका सेक्शन 80 में लेते हो आप 80 ATI ATIB की तरह, तो सही मैंने में ये रॉन्ग प्लेसमेंट है. Now, the proposition that certain procedural requirements such as declaration form by the SC for claiming exemptions are declaratory nature. उन्होंने कहा जो फॉर्म जमा कराना सिर्फ डिक्लेरेटरी है. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रेटेड दैट प्रोविजन ऑफ रिवीजन रिटर्न. अच्छा, उन्होंने दो चीजें बोली. पहली बात, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने दो आर्गुमेंट बोला. पहला कि क्या कोई फॉर्म मैंडेटरी है या फिर आपका डिक्लेरेटरी है. उन्होंने बोला ये जो फॉर्म 10B8 में जमा कराना है ना आपने, कि भैया मुझे ऑप्ट आउट करना है, ये डिक्लेरेटरी नहीं, मैंडेटरी नेचर है. तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आपको ऑप्शन लेना है, ऑप्शन से बाहर जाना है, तो आपको 10B8 मैंडेटरी भरना पड़ेगा. आप ये नहीं कर सकते कि बाहर बाद में जाके भर दें. दूसरी बात जो उन्होंने रिवाइज रिटर्न के लिए भरी और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप डायरी में नोट कर ले, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा. उन्होंने बोला 139(5) के अंदर जब आप रिवाइज रिटर्न भरते हो तो जो रिवाइज रिटर्न भरी जाती है वो सिर्फ दो कामों के लिए भरी जाती है. या फिर कोई ओमिशन हो जाए, कुछ चीज छूट जाए आपसे, राइट, या फिर आपके केस के अंदर कोई रॉन्गफुल आपने पर्टिकुलर्स भर दी है, गलत पर्टिकुलर भरते हैं, उसको करेक्ट करना है. आपके पास टाइम लिमिट है, यू कैन करेक्ट योरसेल्फ. आपसे कोई इनकम छूट गई है, आपने लिख दिया. आपके हाथ में कोई पता लगा बाद में कैपिटलशिप थी, आपने रॉन्ग डाल दिया. या फिर आपको लगा इनकम टैक्सेबल थी, आपने एग्जम्प्टेड डाल दी. तो इस तरह की अगर आपको चीज ठीक करनी है तो 139(5) यूज किया जाता है.
सर अदरवाइज अगर दो ऑप्शन है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लेट अस से आपने कोई रिटर्न भरी, राइट, मान लीजिए आपकी रिटर्न भरनी है, आपने 54 में कोई एग्जाम्शन ले ली, एग्जाम्शन लेनी थी, और जब 54 की एग्जाम्शन की बात करते हैं तो ये बोलता है कि भैया आपको मकान में इन्वेस्ट करना है या फिर कैपिटल गेन अकाउंट में सबमिट करना है, तो अप्रिशिएट कीजिएगा, ये मेरा व्यू अफर्म है इसके अंदर। अब मान लीजिए आपने रिटर्न की लास्ट डेट थी, मान लीजिए 31 जुलाई, आपने 10 जुलाई को या फिर 5 जुलाई को रिटर्न भर दी, और बाद में आपको याद आया मैं घर भी ले रहा हूं, आपने घर ले लिया मान लीजिए, या फिर कैपिटल गेन स्कीम में 15 दिन 20 दिन बाद जमा करा दिया। अब अगर आप रिवाइज करते हो रिटर्न, मेरा पर्सनल मानना है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज वो ओमिशन भी नहीं था और रॉन्गफुल पर्टिकुलर्स भी नहीं थे। वो बात अलग थी अगर आपने मान लीजिए कैपिटल गेन स्कीम में जून में जमा करा दिया होता, आपने मान लीजिए मकान जून में ले लिया होता, या 1 साल पुराना वाला मकान होता जो 1 साल पुराना भी अलाउड होता है, या फिर आपने लास्ट ईयर मकान ले लिया था, अगर उस तरह की चीज छूट गई है, यस यू आर अलाउड, बट द मोमेंट आपने रिटर्न भर दी और उसके बाद जो भी एक्शन आपने उठाए बाद में उठाए, दो इट इज विद इन ड्यू डेट ओनली, सर टेक माय वर्ड, मेरा पर्सनल मानना है सर अब रिवाइज रिटर्न में आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ये समझ ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज रिटर्न में हम कई बार हम मानते हैं कि कुछ भी चीज हो गया अब कर दो, आंसर इज नो, इट इज ओनली मेंट फॉर ओमिशन और रॉन्गफुल पर्टिकुलर्स। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से, जैसे मैंने आपको बताया आपको 54 की एग्जाम्पशन लेनी है, आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यस वो छूट गया, कर सकते हो, आपने मकान पहले से ले लिया, आप कर सकते हो, आपने कैपिटल गेन स्कीम में पहले से डाल रखा है, आप कर सकते हो, आपने 1 साल पहले लिया था, आप कर सकते हो, पर मान लीजिए रिटर्न भरने के बाद चाहे टाइम है ड्यू डेट का भी, उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन में एंटर कर लेते हो तो 139(5) नहीं हो सकता। ये विप्रो का जजमेंट क्लियर है सेकंड नोशन पे, क्लियर सर? नाउ अब एक क्वेश्चन आता, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि भैया प्लीज अप्रिशिएट करें कि जो आप ऑप्शन जो आप डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो, क्योंकि एसएससी ने आर्ग्यू किया था इनिशियली, एसएससी आर्ग्यूड कि सर ये जो फॉर्म भरना है ये डायरेक्टरी नेचर है, मर्जी है आपकी। उसके बाद एसएससी ने दोबारा आर्ग्यू किया, वो सर आपकी बात मान ली कि सर ये भरना तो फॉर्म मैंडेटरी है, पर कब भरना है वो टाइम है, वो सर वो डायरेक्टरी है। उन्होंने बोला फॉर्म भरना तो मैंडेटरी है, पर कब भरना है वो डायरेक्टरी है। एक्चुअली दे रिलाइड ऑन इट, ये जो आपके वेरियस केस लॉज है, मैं दिखाता हूं आपको ये केस लॉज। ये 10D में आया था, शिवानंद इलेक्ट्रॉनिक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था 10/6 से। पंजाब को 32AB के अंदर 10B में कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट था, ATHSC के लिए था, कलकत्ता हाईकोर्ट अगेन, फिर दोबारा पंजाब हाईकोर्ट का था ATHSC के लिए। इन सारे केसेस में क्या बोला गया था? इन सारे केसेस में ये बात बोली गई जहां पे आपको ऑडिटर से रिपोर्ट लेनी होती है, तो उन्होंने बोला सर वेरियस हाईकोर्ट हैज सेड दैट ये जो आप ऑडिटर रिपोर्ट लेनी है, अगर आपने ऑडिटर रिपोर्ट ले ली पर आपने फाइल नहीं करी, तो आप इसे फाइल एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट या असेसमेंट के टाइम पे भी फाइल कर सकते हो। व्हाट दे वांट टू से, सर रिपोर्ट लेना आपका मैंडेटरी है, फाइल अगर आप असेसमेंट के टाइम पे या रीअसेसमेंट के टाइम पे भी करोगे तो भी आपके केस के अंदर सर आपकी कंडीशन नहीं होगी, बिकॉज सर जहां पे उन्होंने बोला देयर वर दो तरह की चीजें होती हैं, अगेन कुछ मैंडेटरी होती है, कुछ डायरेक्टरी होती है। तो उन्होंने बोला अगर कोई पर्टिकुलर चीज सब्सटेंटिव है, जो दूसरा जो कंडीशन होगा वो हमेशा डायरेक्टरी नेचर होगा। इसके लिए इन्होंने अगेन जीपी सिंह को किताब, आप मैं फिर कहीं पे भी नोशन दिखाऊंगा, इसको रेफर किया गया है वेरियस जजमेंट्स के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंड सर, अब इसी बात को रेफर करते हुए इन्होंने सर एसएससी आर्ग्यू दिस थिंग कि सर इस तरह से ये जो चीज है आपका जो फॉर्म भरना मैंडेटरी है, बट सर उसका टाइम लिमिट लेट भी हो सकता है, और इट इज एज गुड एज, क्योंकि मैंने 139 से भरी है तो रिवाइज हो गया तो सेम पेडेस्टल पे आ गया। तो पहला तो सर सुप्रीम कोर्ट ने वही समझा दिया भाई ना तो ओमिशन है रॉन्गफुल है। आपके पास दो कंडीशन थी, दो ऑप्शन थे, आपने पहले एक ऑप्शन ले लिया कि मैं 10B में जाऊंगा, अब ऑप्शन रिवाइज करने के लिए आप दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए आप 139(5) नहीं यूज कर सकते। मैं क्लियर हूं सर? आप नो, अगर एसएससी ने ये आर्ग्यू किया, बोले सर ठीक है जी एट द टाइम असेसमेंट तो देता था, मैं एट द टाइम असेसमेंट दे दिया आपको, तो उन्होंने बताया कि भैया क्योंकि देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला ये चैप्टर 3 में फॉल करता है, तो जो डिडक्शन से रिलेटेड जितने भी केस लॉस है वो इस पे नहीं लग पाएंगे। मैं तो बता रहा हूं सर, डिडक्शन उन्होंने बोला कि सर ये चैप्टर 3 में है, एग्जम्प्टेड है, और चैप्टर 3 किसकी बात करता है? वो इनकम जो टोटल इनकम के स्कोप से बाहर है। तो ऐसे केस में जो डिडक्शन रिलेटेड जो केस लॉस है वो इस पे नहीं लग पाएंगे। तो ना केवल आपने 139(1) में
वो फॉर्म भरना था, ना केवल आपको फॉर्म चाहिए था और आपको फॉर्म भर भी देना चाहिए था। देखिए प्रॉब्लम इससे क्या आई, देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एज फार एज क्या ये दिक्कत दोबारा सेक्शन, देखिए जीपी सिंह की जो मैं किताब बता रहा हूं इंटरप्रिटेशन वाली बात, 14 एडिशन की इन्होंने बात करी है। नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि भैया क्या इसका इंपैक्ट, सर क्या डिडक्शन वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में लगेगा? आंसर इज नो सर। ये कैटेगरी ने समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया ये चैप्टर 3 है, ये डिडक्शन से चैप्टर से अलग है, तो वो चीजें नहीं लग पाएंगी। क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट फॉर्म 67? सर फॉर्म 67 में नोट करें सर, रूल 128 के अंदर लिखा हुआ है और रूल 128 को अब इन्होंने अमेंड भी कर दिया है। और प्लीज नोट कर ले, जो अमेंडमेंट हुई है मेरा पर्सनल मानना है रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, बिकॉज इट इज, वो सही मैंने में क्या टारगेट है उसका टारगेट है कि सर कुछ दिक्कतें आ रही थी उसको दूर कर लिया। रूल 128 में क्या कर दिया इन्होंने कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ रिटर्न नहीं फाइल किया और एट द टाइम असेसमेंट भी कर देते हैं, असेसमेंट के टाइम पे भी कर देते हैं, तो भी आपका सर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल मानना है सर कहीं ना कहीं ये कुछ दिक्कतें आ रही थी उसको दूर करने के लिए है, तो इसका रूल 128 को मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये है, इट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव नेचर, वन थिंग। दूसरी बात, देयर आर वेरियस जजमेंट इन रिलेशन टू फॉर्म 67 फॉरेन टैक्स रेट के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला रूल 128 कहीं मना नहीं करता कि अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराओगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इट कांट ओवररूल सेक्शन 90 आल्सो। इसका मतलब अगर आप फॉर्म 67 अगर आप फाइल करोगे, अगर आप फाइल एट द टाइम असेसमेंट कर दोगे या फिर आप आगे भी कर दोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या 143 1A हो सकता है? आंसर इज नो। मेरा पर्सनल मानना है अगर फॉर्म 67 नहीं जमा हुआ 143 1A एडिशन नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं सर 143 2 करना चाहिए, जितनी भी एडिशन 143 1A में हो रही है मेरे हिसाब से इट इज बैड इन लॉ। सेम वाज हेल्ड फॉर ATHSC, और इनकी बात भी इन्होंने बहुत सारे सेक्शन में बोला कि सिर्फ फॉर्म जमा नहीं हुआ, ये मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे केस में 143 2 करना चाहिए था। नाउ अब क्वेश्चन उठता है व्हाट अबाउट 115 BAA, 115 BAB, BAD में क्या होगा? तो प्लीज अप्रिशिएट कर लें, जहां पे 115 BAA की बात कर रहा हूं या BAB की बात कर रहा हूं या BAD की बात कर रहा हूं या BAC की बात कर रहा हूं, एज फार एज इन 10I, IC, ID, I, इस तरह के फॉर्म्स की बात कर रहा हूं, तो प्लीज नोट कर लें सर अगेन, सर जहां पे एसएससी के पास दो ऑप्शन है, लेट अस से मैं ऑलरेडी बिजनेस में चल रहा हूं और मैंने ऑप्शन ले लिया, फिर तो मैं दोबारा वापस जा ही नहीं सकता। पर मान लीजिए मेरी सैलरीड इनकम है और मेरा कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो मैं हर साल ऑप्शन चेंज कर सकता हूं। अब ऐसे केस के अंदर अगर आपने रिटर्न फॉर्म में टिक कर दिया और आपसे फॉर्म डालना भूल गए आप, तो यस वन कैन से द इंटेंशन वाज देयर, सर आप इसे फॉर्म फाइल कर सकते हो। पर मान लीजिए आपने रिटर्न में भी टिक नहीं किया, आपने फॉर्म भी जमा नहीं किया, तो ऐसे केस में अब आप रिवाइज करके सर अब 10 दोबारा उस फील्ड में दोबारा उस दूसरी स्कीम में नहीं आ सकते, बिकॉज आपके पास दो ऑप्शन थे, आपने एक ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। इट इज नॉट ओमिशन, नॉट रॉन्गफुल स्टेटमेंट, नॉन रॉन्गफुल पर्टिकुलर्स, तो ना तो रिटर्न रिवाइज हो सकती है और ना आप इस पर्टिकुलर फॉर्म के हिसाब से, ना आप विप्रो केस के हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। अब सेम वे इज फॉर द से, मान लीजिए यहाँ पे टैक्स हॉल्ड हुए, लेट अस से आपने टैक्स हॉल्ड रिपोर्ट में लिख दिया कि ये क्या 115 BAA में जा रहे हैं या BAB भी जा रहे हैं, आपने टिक कर दिया, लेट अस से आपने टिक कर दिया पर रिटर्न में भी टिक कर दिया और ऐसे केस में आपने फॉर्म नहीं भरा, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं सर, आप कॉल ले सकते हैं कि सर मेरा इंटेंशन था, मुझसे फॉर्म छूट गया, यू कैन फाइल इट बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां पे आप ऑडिट रिपोर्ट में भी टिक नहीं कर रहे, आपने ITR में भी टिक नहीं किया, राइट, तो ऐसे केस के अंदर और आप दोबारा रिवाइज करके आप ये काम नहीं कर पाएंगे, राइट सर, विप्रो वाला केस लगेगा। अब क्वेश्चन नोट कुड बी व्हाट अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 14A? सर ये बहुत बड़ा इशू है, दो मैंने बताया आपको, एक जजमेंट आपको दिखाना भूल गया, सॉरी, ये भूल जाइए बिफोर दैट। Even though the following chapter 3 the 10A was to deduction provision सुप्रीम कोर्ट, ये जो का 17taxman.com है, 41 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि भैया ये जो डिडक्शन है ये सही मायने में 10B 10A क्या है, ये डिडक्शन है सर, ये रॉन्ग प्लेसमेंट हुई है, तो प्लीज अप्रिशिएट करें, ये एस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट को रेफर भी नहीं किया गया। नाउ having said that, when I was going to discuss on 14A at that point of time, जब 2022 में अमेंडमेंट हुई थी, क्योंकि पहले तो आप देखिए 14A में क्या था कि पहले आपको
आपके पास एग्जेम्प्टेड इनकम होनी चाहिए थी। नाउ अब जो अमेंडमेंट हुई है 31 मार्च 2022 से, वहां पे अगर आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं भी है, अगर आपका एग्जेम्प्टेड बिजनेस है, तो ऐसे केस पे 14A का डिसअलाउंस होगा। इस तरह का बहुत ज्यादा वाइडर कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन इज सर, ये सेम दिक्कत जो जैसे इन्होंने जैसा विप्रो ने डिफाइन कर दिया है, ये चैप्टर 3 की इनकम है, तो प्लीज अप्रिशिएट करें। मेरा पर्सनल मानना है 14A का भी बहुत बड़ा झगड़ा पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, पहले जब डिडक्शन वाले चैप्टर में होता था तो हम 14A का डिसअलाउंस नहीं करते थे, पर अब ऐसे केस के अंदर ये 14A का डिसअलाउंस भी होगा। अगर आपका बिजनेस कोई 10B 10A 10BB में कहीं पे भी है और कोई और बिजनेस भी है, तो ऐसे केस में सर 14A का डिसअलाउंस भी होगा। मैं क्यों आपको सर, जो पहले हम नहीं करते थे, क्योंकि ये चैप्टर 3 में आ गया है, और चैप्टर 3 में है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भैया ये चैप्टर 3 की इनकम है, डिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जजमेंट को ये चीज प्रिवेल कर गई, तो 14A में भी बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, राइट सर। तो ये बहुत बड़ा रेमिफिकेशन है जो हम लोगों ने अभी तक एनविसाज नहीं किया इन रिलेशन टू विप्रो। तो कोई भी आर्गुमेंट आपको कुछ डिस्कस करना हो तो इसमें। हाँ जी सर, तो कोई इशू आपको कोई डिस्कस करना हो, कोई क्वेश्चन सर, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। अशोक जी, सर किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। मेरे ख्याल से 13, 14, 14, 15 का जो आपने डेट्स वगैरह के साथ में दिया ना, वो वापस रिपीट करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ हाउ इट वाज अप्रिशिएटेड। आपने समझाया है 7 दिन वगैरह जो जो भी है। तो 31 दिन, दोबारा सर, दोबारा कोई हाँ दिक्कत नहीं, दोबारा 31 मार्च 21 को टाइम बार होता था। आगे बोलिए। नहीं नहीं, मैं समझ गया सर, समझ, मैं दोबारा बोलता हूँ सर। पहले सर इस पॉइंट पे क्वेश्चन है तो बताइए सर, कुछ क्वेश्चन है तो क्या विप्रो वाले पे? ऐसे ही नहीं क्वेश्चन हो विप्रो, मैं फिर आपको 13 14 14 15 दोबारा समझा दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। एनीहाउ लेट्स कम टू अशोक जी बोल रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। मैं पता है आर्गुमेंट, नितिन हाँ जी जी, बोलिए, हाँ जी जो बोलिए सर। जो 13, 14, 14, 15 के केसेस हैं, उसमें आपने वो टच नहीं किया जब नोटिस 31 मार्च 2021 को इश्यू हुआ और रिसीव 1 अप्रैल 2021 को हुआ। सर मैंने बताया सर, अभी मैं कह रहा हूँ मेरे को टाइम ने परमिट किया तो मैं बताऊंगा, उस पर फिर डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। हाँ, कुछ ब्रीफली अगर उसके बारे में रोशनी डाल पाए, हाँ क्योंकि जी, इसमें हाँ आप, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बहुत हाँ अच्छा जी, रह जाएगा। जी जी, थैंक यू। हाँ जी। पहले अशोक जी हम 13 14 14 15 15 16 की बात करते हैं। हम जो हमारा पिछला वाला इशू था, जो हमारा थर्ड इशू था, पहला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने चार चार चीजें क्या क्या समझाई आपको। पहला, मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आपका नोट 31 मार्च 2021 से पहले आ गया, 31 मार्च 2021 से पहले आ गया और नोटिस में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये इशू भी पहले ही हुआ, 31 मार्च 2021 तक हो गया था, तो नोटिस में कोई इशू नहीं है। मेरा पर्सनल मानना है सर, 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो जो असेसमेंट हुई है, रीअसेसमेंट हुई है अंडर 147, दैट इज बैड इन लॉ। उसके मैंने आपको 2 ग्राउंड्स बताए हैं। पहला ग्राउंड ये बताया, मैंने बताया कि सर 147 अब नैरोअर हो गया है। पहले रीजन टू बिलीव जैसी कोई चीज थी, अब आपको फैक्चुअली प्रूव करना पड़ेगा कि भैया, डिपार्टमेंट को फैक्चुअली प्रूव करना पड़ेगा कि भैया इतनी इनकम चार्जेबल टैक्स थी जो एस्केप कर गई है। पहले रीजन टू बिलीव जैसी चीज थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने आपको बताया। ऐसा कैसे होगा? वो जो इंफॉर्मेशन होगी 148A वाली, वो 148D तक आते आते मटेरियल बन जानी चाहिए। अब मटेरियल क्या, जिससे प्रूव होता हो कि ये पर्टिकुलर इनकम आपकी चार्जेबल टैक्स थी जो छूट गई। और इसको मैंने आगे कोरिलेट किया वन विद 149(1)B, जहां पे 50 लाख की बात करता है, तो बोलता भैया 149(1)B कंडीशन क्या है कि भैया एओ हैज इन अ पोजीशन, क्या सर, बुक्स अकाउंट, एनी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस विच रिवील। तो ये तीनों चीजें मतलब क्या रिवील होना चाहिए कि इनकम चार्जेबल टैक्स हैज बीन एस्केप एस्पेंट। तो आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए, तब आप सर एस्पेंट कर सकते हो। पहला दिक्कत। दूसरी दिक्कत जो मैंने आपको बताई, सर प्लीज नोट कर लें कि सर ये जो जितने भी है 147 से 153 एक स्कीम के तहत है। तो आपने जो भी सेक्शन चेंज किए 1/4/2021 से 147, 148, 149, 151, 151 एक ले आया सेक्शन। इन सेक्शन, ये सारे सेक्शन कोरिलेटेड है, दे आर नेटेड। ऐसा नहीं है आप किसी सेक्शन को आइसोलेटेड वे में पढ़ लेंगे। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं रेफरेंस भी है, जब आप सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे किसी एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन में रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो व्हाट आई वांट, दे आर क्लोजली नेटेड।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि 148 का नोटिस तो आपने इशू कर दिया हो सर पुराने वाले लॉ में और असेसमेंट आप नए वाले लॉ में करना चाहते हैं। अब ऐसे केस के अंदर मैंने आपको बताया, बकायदा जीपी सिंह की किताब में लिखा हुआ, वो भी मैं पढ़वाया आपको। मैंने यही बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया दैट द लॉ दीज sections has been substituted. Since this section has been substituted, so what was said by various Supreme Court judgments or various High Court कि अगर कोई चीज लॉ सब्स्टिट्यूट होता है या कोई सेक्शन सब्स्टिट्यूट होते हैं तो ना केवल वो रिपील की बात करते हैं, साथ का फ्रेश एनेक्टमेंट की बात करता हूं। मैंने बताया अगर कोई चीज रिपील हो जाएगी तो ऐसे केस के अंदर प्लीज नोट कर ले सर, इट इज एज गुड एज कि वो कभी कुछ थे ही नहीं, वहां पे कुछ सेक्शन था ही नहीं, वो पर्टिकुलर एक्ट था ही नहीं। जो वो नहीं था तो इसका मतलब कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो पेंडिंग होगा वो अब खत्म हो जाएगा। मान लीजिए वो केस चल रहा है किसी पे, वो खत्म हो जाएगा। मैंने उसके लिए आपको सर्विस का एग्जांपल दिया, मैंने बताया सर्विस टैक्स और वैट के अंदर ऐसा क्यों हो पाया, बिकॉज वहां पे रिपील एंड सेविंग क्लॉज था। क्योंकि वो रिपील एंड सेविंग क्लॉज अगर नहीं होता तो आज की डेट में जो सर्विस टैक्स ऑडिट के लिए या फिर जीएसटी सॉरी वैट की जो असेसमेंट हो रही है, क्योंकि वो रिपील एंड सेविंग क्लॉज रिस्पेक्टिव लॉज में डाले हुए थे, इसलिए जीएसटी ऑडिट भी हो पा रहा है और बकायदा आपकी सॉरी वैट सर्विस टैक्स ऑडिट भी हो पा रहा है और साथ में वैट की असेसमेंट भी हो पा रही है। क्लियर सर? नाउ अब मैंने बताया क्या सर रिपील एंड सेविंग क्लॉज डिपार्टमेंट आर्ग्यू नहीं कर रहा, तो आंसर इज यस। प्लीज नोट कर ले, मैंने बताया 144B9 जहां मैंने बताया कि सर डिपार्टमेंट आर्ग्यू कर रहा है कि सर ये सेक्शन, ये सबसेक्शन तो हमने ओमिट कर दिया है। अगर कोई चीज मैंने ओमिट कर दिया तो इसका मतलब इट इज एज गुड एज वो कभी था ही नहीं, तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। दो सर द एसएससी इज आर्ग्यूइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरी बात मैंने बताया 1987 के अंदर 144 के अंदर और 142 के अंदर, 144 सेक्शन 2 और 142 सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने सर रिपील एंड सेविंग क्लॉज डाला था, just to save those assessment which is happening in 87, 88 onwards. Are you getting point? Right sir? तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इस तरह का कोई भी प्रोविजन जब आपने सब्स्टिट्यूट किया उसको नहीं डाला, इस वजह से ये सारी असेसमेंट बैड इन लॉ हो गई। ये तो मेरा पहला इशू था जी। राइट सर? अब आ जाए सर दूसरे इशू पे। दूसरा इशू मैंने बताया सर 151A के कंटेस्ट। मैंने बताया सर कोई भी जो आशीष अग्रवाल की जजमेंट के बाद जो आपके नोटिस इशू हुए हैं 148 में, क्योंकि आपने सर 151A का सर कॉम्प्लायंस नहीं किया और देयर वाज नो नोटिफिकेशन व्हिच गिव्स कॉन्करेंट जुरिडिक्शन टू जुरिडिक्शन एओ, तो जितने भी नोटिस इशू किए 148 में, चाहे वो 13-14 के हो, 14-15 के हो, 15-16 के हो, 17-18, 16-17, 18-19 एज द केस में भी सारे के सारे नोटिस बैड इन लॉ है बिकॉज 151A इज नॉट कंप्लाइड विद। और प्लीज नोट कर लें 151A के लिए जो नोटिफिकेशन था वो 29 मार्च 2022 को आ चुका था और जितने भी नोटिस आए हैं 148 के, और प्लीज नोट कर ले 148 के रेफरेंस की बात करता है, जितने भी नोटिस 148 के लिए आए हैं वो किसके लिए हैं, वो आपके 31 मार्च 2022 के बाद इशू है आफ्टर आशीष अग्रवाल केस। तो मेरा पर्सनल मानना है 151 के नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से विच सेज कि भैया आपको एक स्कीम के तहत आपको 148 इशू करने हैं, राइट? तो वो स्कीम इन्होंने फॉलो नहीं करी, तो इसलिए 148 के नोटिस बैड इन लॉ है। तीसरी बात जो अभी अशोक जी ने पॉइंट आउट दोबारा करी, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एप्रिशिएट कीजिएगा सर, मैंने बताया सर देयर वाज अ फ्यू नोटिस इशूड और 13-14, 14-15, 15-16। दो मेरा पर्सनल मानना है और बहुत सारे जितने भी लोग हैं उनका मानना यही है कि सर अगर आप प्रोविजन 1 पढ़ें टू 149, प्रोविजन 1 टू 149 पढ़ें तो सही महीने में सर 13-14, 14-15, 31 मार्च 2021 को टाइम बार्ड हो चुका था। सर आपका 15-16 सर आपका 31 मार्च 2022 को टाइम बार्ड हो चुका था। बट हैविंग सेड दैट सर सीबीडीटी ने व्हाइल इंटरप्रेटिंग द जजमेंट ऑफ आशीष अग्रवाल केस डेटेड 4 मई, 11 मई को एक सीबीडी सेशन पास करी और इस सेशन में लिखा कि भैया देखो हमने घड़ी की सुई घुमा दी है। अब जब घड़ी की सुई घुमा दी है तो सही महीने में अब 13-14, 14-15 के लिए 30 जून की डेट हो गई है और वेयरएज सर इन द केस ऑफ आपका 15-16 की केस तो 31 मार्च 2022 से कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे केस में मैंने बोला कि सर लेट अस नॉट आर्ग्यू ऑन दोस लाइंस की, लेट अस नॉट आर्ग्यू कि सर सीबीडी सर्कुलर की इंटरप्रिटेशन सही थी नहीं सही थी, मेरा पर्सनल मानना है वो इंटरप्रिटेशन गलती। बट मैंने बोला सर देयर वाज सम दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट व्हिच सेड दैट सीबीडी सर्कुलर के हिसाब से अगर 50 लाख से ऊपर की आपकी है इनकम एस्केप हो गई है तो वो 13-14 या 14-15 के लिए वो असेसमेंट वो नोटिस ठीक है।
अब ऐसे केस के अंदर मैंने आपको अल्टरनेटिव आर्गुमेंट देने की कोशिश करी है कि सर व्हाट इज द टाइमलाइन जिसमें आपको 148 इशू करना था। अप्रिशिएट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इट इज ओनली इन कंटेस्ट टू 148A, और सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि भाई जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं 148 टू 151 या फिर 151 153 तक 147 153 वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उससे 151A भी एक पार्ट है, साथ के साथ 149 भी एक पार्ट है, और 149 में इन्होंने क्या बोला, देयर वाज अ टू प्रोविजो, थर्ड एंड फोर्थ, वो प्रोविजो सब इनके दिमाग से उतर गया। अब वो थर्ड और फोर्थ प्रोविजो क्या कहता है? थर्ड प्रोविजो कहता है कि भैया ये जो टाइम लाइन है इस पे क्या क्या एक्सक्लूजन होगा। उसने बोला पहला एक्सक्लूजन क्या होगा कि मान लीजिए 148B का नोटिस दिया और जो एसएससी को टाइम दिया गया, मान लीजिए 14 दिन दिए गए तो 14 दिन, अगर 30 दिन दिए गए 30 दिन, 20 दिन है तो 20 दिन, जिसमें रिप्लाई सबमिट करना है। या फिर कभी अगर आपका केस स्टे हो गया, तो आशीष अग्रवाल वाले केस में स्टे तो हुआ नहीं, सारे केस खत्म हो गए थे एक आध केस को छोड़ के, तो उस केसेस को छोड़ के जहां पे केस स्टे हुए थे उनको छोड़ देते हैं। बाकी सब केस के अंदर जहां पे वो केस निरस्त हो गए थे, तो वहां पे प्लीज नोट कर ले, ऐसे केस में वो स्टे वाला लिंक तो लगेगा नहीं, सिर्फ वो वाला लिंक लगेगा जहां पे आपने टाइम दिया है टू रिप्लाई टू 148B। नाउ अब आते हैं सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया मैंने 4 मई को आपको 4 मई को ऑर्डर दे दिया, विद इन 30 डेज यू हैव टू इश्यू नोटिस। अब 30 डेज में 148B का नोटिस दे दिया, तो सही मायने में जो 148B का जो नोटिस है वो कब माना जाएगा, जब आप उसे मटेरियल दे देंगे। मटेरियल आपने कब दिया सर? 2 जून को, राइट? 2 जून को आपने दे दिया, तो 2 नोटिस वाज डीम्ड टू बी और 148 जो आपने पहले इशू किया था। तो इसको और कोरिलेट करें, रीड करें, तो नोटिस इशू हुआ है सही महीने में सर 2 जून को। अब 2 जून को इशू हुआ, तो ऐसे केस में उन्होंने बोला भैया आपको 2 वीक दिए जाएंगे, तो 14 डेज से मैं मान के चलता हूं 15 जून या 17 जून 18 जून 19 जून एज द केस में भी आपको ज्यादा टाइम भी दे दिया मान लीजिए, तो आपने टाइम ज्यादा ही मांग लिया। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेटर से 2 जून के बाद 14 दिन का मतलब हो गया 16 या 17 तारीख लगा लो, आप 17 तारीख मान लेते हैं। अगर 2 जून को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि आप 3 से इंक्लूड करेंगे तो मान लीजिए 17 तारीख हो गई 17th। अब आप नोटिस करें सर ये 14 दिन तक आपने टाइम इंक्लूड नहीं करना है, राइट? यही मेरा प्रोविजो 3 रेड विद प्रोविजो 4 बोलता है। नाउ लेट अस से मैंने अज्यूम किया कि मान लीजिए वो नोटिस आपका मान लीजिए 25 जून को आता है, जो आपका पुराना 148 आया था 25 जून 2021 को आया। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो मैंने केस समझाया था उसको नहीं समझा रहा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 25 जून 2021 को आया, राइट? अब 25 जून 2021 के बाद आपके पास कितने दिन थे सर सही महीने में? देखिए अगर मैं 25 को छोड़ दूं तो 26, 27, 28, 29, 30, तो 5 दिन थे, 5 दिन थे सर। अब ऐसे केस के अंदर ये 14 दिन जुड़ गए, तो 14 दिन जुड़ने के बाद 14 दिन तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है जी। जब 14 दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे तो आपके पास दिन कितने हैं सही महीने में? तो अगर आपके पास आया तो 14 जून के बाद 5 दिन अगर आप जोड़ते हो तो सही महीने में आपको ऑर्डर पास करना है सही महीने में, क्योंकि वो दिन आप एक्सक्लूड कर दोगे तो 17 के बाद 5 22 जून तक। पर आपके पास क्योंकि प्रोविजन 4 बोलता है कि आपके 7 दिन से कम है, 7 दिन से कम है, 7 दिन से कम है, तो ऐसे केस के अंदर 7 दिन से कम है तो आपको मिनिमम 7 डेज देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 22 और 2 24 जून तक इनको सही महीने में 148D का ऑर्डर पास करना चाहिए था इन रिलेशन टू 13 14 14 15 15 16। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से जो पहला नोटिस आया वो 20 जून को आया, पहला नोटिस आया 20 जून को। अब आप नोटिस करें दिन आपके पास कितने हैं? 10 दिन है, 21 22 23 24 25 26 27 29 30 जून तक। अब आपने 14 दिन का टाइम दिया, जब 14 दिन का टाइम दिया तो 14 और 10 24 तक आपको जवाब देना है, सॉरी 17 और 10 सॉरी 27 जून तक जवाब देना है आपने, 27 जून तक जवाब देना है। तो 27 जून तक जवाब देना है। तो अब अगर आप 17 जून से 27 जून देखें, 17 जून से 27 जून देखें तो इट इज मोर देन 7 डेज, तो प्रोविजन 4 काम नहीं काम करेगा। तो विद इन 10 डेज, 10 डेज का मतलब 27 जून तक आपको 148D का ऑर्डर पास करना है। और इन्होंने किया क्या? क्योंकि सीबीडी सर्कुलर में लिख दिया था कि सर 30 डेज मिलेंगे एसेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करने के लिए। सर ये टाइमलाइन सर कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कि कब तक सर एसएससी को रिप्लाई करना है। ये टाइमलाइन अपने आप से सीबीडीटी ने डिपार्टमेंट को दे दी। जब आपने अपने आप से डिपार्टमेंट को दे दी तो ऐसे केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो सही महीने में आपने 149 में जो डिफेंसेस लिखे हुए हैं उसको आपने ओवररूल करने की कोशिश कर दी। जब आपने उसे ओवररूल करने की कोशिश कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ सर? जितने भी आपने सर ऑर्डर्स थे आपके, कौन से वाले सर?
13, 14, 14, 15, 15, 16, जहां पे टाइम 30 डेज से कम का था और आपने 30 डेज के अंदर इशू किया है, दोज नोटिसेस आर बैड इन लॉ एज पर माय व्यू, रीडिंग प्रोविजन 3 एंड प्रोविजन 4। अशोक जी बताइए सर, कोई क्वेश्चन आपका? यस सर, ओके गुड। सर मैं क्लियर हूं? नितिन जी एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो ना सर, अगर आता होगा तो बता दूंगा। सर हमारे केस में 148 का नोटिस इशू है 31/3/2021 को, असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए। जी 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 और उसकी असेसमेंट भी हो गई जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद डिपार्टमेंट ने यही नोटिस को उसमें कवर कर लिया कि ये 1/4/2021 से 30 जून 2021 के बीच हुआ है। और वो ऑर्डर 148 उसका 1D में ऑर्डर पास कर देना, इसने इस ऑर्डर को नॉन एस्ट कर दिया। तो हम कहाँ फॉल करते हैं? हमारा तो नोटिस ऑलरेडी 31/3/2021 को इशू हुआ था। लेकिन सर आपके एक मिनट नवीन भैया, आपके जो केस के अंदर 153 के हिसाब से आपने टाइम देखा था, आपका टाइम बारिंग क्या आ रहा था? 31 मार्च 2022 आ रहा था, क्या आ रहा था? नहीं, 31 मार्च 2021। नहीं वो तो 31 मार्च 2021 में इशू हुआ। हाँ जी। जब 53 के हिसाब से टाइम बारिंग कितना आ रहा था? 31 मार्च 2022 आ रहा होगा ना? हाँ 2022। तो 2022 में तो ऑर्डर पास कर देना चाहिए था उनको। नहीं कर दिया उन्होंने, 27 मार्च 2022 को ऑर्डर पास करके दे भी दिया। अब दे दिया, चलो 27 मार्च 2022 को कर दिया। अब आप सीआईटी अपील में होंगे। हाँ, उसके अगेंस्ट में हम सीआईटी अपील में है। बस ठीक है जी, काम खत्म हो। अब आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे 148B का नोटिस ही मान लिया उसने उसको। हाँ उसने उसको ये नोटिस मान लिया, उसमें लिखा भी है उसने क्योंकि ये नोटिस आशीष अग्रवाल से कवर कर रहा है 1/4/2021 से 30/6/2021 के बीच इशू हुआ है, इसलिए उसने उसकी 148D में। सर ये नोटिस सर एक बार आपने कॉज ऑफ एक्शन आपका खत्म हो गया सर, आप समझो बात हो, एक बार कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया, आप दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते। आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। बिल्कुल सर, जो असेसमेंट हो रही है दैट इज बैड इन लॉ। नहीं, उसने जो पुरानी असेसमेंट ऑर्डर था उसको नॉन एस्ट कर दिया। सर ऐसे नहीं कर सकता ना सर। आप समझो, ऐसे घर का राज छोड़ना है, नॉन एस्ट कर देगा। तो कोई सर समझे बात, कोई भी मान लो आप कोई भी असेसमेंट हो जाती है आपके हाथ में, ठीक है जी, असेसमेंट बैड हो जाती है। अगर आपके हाथ में कोई असेसमेंट हो गई तो यहाँ तो सीआईटी बिल उड़ाएगा। बिल्कुल। तो और थोड़ा वो अपने आप से थोड़ा रिव्यू कर लेगा अपने मैटर को, खत्म बात हो गई। वही बात है ना सर। नहीं वो गलत कर रहा है सर, जो भी है वो गलत कर रहा है, खत्म। नवीन जी एक बात, ये असेसमेंट कर भी देता है तो बैड इन लॉ है ना 100%। तो वो तो बैड इन लॉ तो है ही, मैं तो कह रहा हूँ आपको सर, खत्म बात हो। नहीं नितिन जी ये नॉन एस्ट करने का क्या मतलब है? ऑर्डर को नॉन एस्ट क्या कर दिया? मतलब क्या डिमांड हटा दी? तो फिर क्या अपील भी खत्म हो गई? क्या हुआ? ये नॉन एस्ट कैसे कर सकता है? सर नहीं कर सकता सर, मैं खुद ही नॉन कह रहा एस्ट हूं। करने का वैसे मतलब भी क्या हुआ? मतलब व्हाट डज इट मीन? क्या उसने डिमांड हटा दी, ऑर्डर को रिकॉल कर लिया, मतलब क्या हुआ? सर ऑर्डर को कैसे रिकॉल करेगा सर? पावर ही नहीं है ना अभी, थोड़ा किया ना सर। दैट आई अंडरस्टैंड, बट जैसे अभी नवीन जी कह रहे थे कि उसको नॉन एस्ट कर दिया, तो नॉन एस्ट करने का मतलब ही क्या है? मतलब व्हाट डज इट मीन? सर नहीं सर, कोई वर्ड ही नहीं सर, इस तरह का वर्ड ही नहीं है ना सर, आप वर्ड नहीं है। मतलब मैंने तो जितना किताब पढ़ी है, मेरे को नॉन एस्ट वाला वर्ड पढ़ा नहीं सर अभी तक ना, आज तक। अच्छा एक बात है नितिन जी, ऐसे केसेस में जहां पर ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके, अभी दोबारा 148B कर दिया इन्होंने, दोबारा नोटिसेस आ गए 148 के, और ये स्पेशली असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 में हो रहा है, तो पुरानी अपील्स पेंडिंग है। मतलब ये अब इसमें क्या हुआ? अगर वो पुरानी अपील ही मेरे ख्याल से तो स्टैंड करेंगी, और जो दोबारा आप समझिए सर, अब ये दोबारा असेसमेंट करके दोबारा डिमांड खड़ी कर देंगे सेम इशू। सर आप समझिए मेरी बात, समझिए सर, आप समझिए मेरी बात, समझिए प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर। एक बार कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया, जैसे मेरी असेसमेंट चल रही है, राइट, असेसमेंट चल रही है, इन बिटवीन कोई एक्शन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात आप ड्रॉप कर सकते हो, कुछ आपने ड्रॉप कर दिया, दैट्स फाइन। बस द ऑर्डर वाज पास्ड, फिर तो आपके हाथ से गेम निकल चुकी है ना सर। एक बार मैं बीइंग असिस्टेंट ऑफिसर एक बार ऑर्डर पास कर चुका हूं, तो कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया ना सर। अब उसको थोड़ा दोबारा रिवाइव कर लोगे आप। ये तो हजारों केसेस में ऐसा हुआ है सर। आप किया तो अच्छी बात है सर, आपको तो खुश होना चाहिए। लिटिगेशन तो आप मतलब चाइल्ड काउंसिलिंग तो बेटर ही है, क्या दिक्कत है सर? अच्छा आप तो बोल नहीं रहे हो कि भैया ऐसा कर दो, वो खुद कर रहा है, खुद कर रहा है। खुद ही ऑर्डर में भी लिख रखा है नॉन एस्ट। अब नितिन जी सेम मैटर पे दोबारा डिमांड खड़ी हो जाएगी। सर मैं कह रहा हूँ आपको बेटर क्या है, यू हैव टू मीट कमिश्नर, आप कमिश्नर से मिलो, आप बोलो सर पहले तो इसको डिमांड को खत्म करो, आप खत्म बात हो गई, लेट हिम फिनिश दैट डिमांड, फिर इसको फिर जब ये वाला जब एडिशन करेगा, बोले एडिशन तो कर रहा है, आप समझ रहे बात हो गई। जी सर 4 साल के कैसे जाए? हाँ जी 4 साल के कैसे जाए थे सर 148 के जी? जी तो चारों नील पे हो गए सर असेसमेंट जी। ठीक है जी। लेकिन जो कंपटीशन शीट जो है एक की तो नील की आ रही है, बाकी 3 सालों की डिमांड दिखा रहा है जी, वो जी दिखा रहा है जी, टैक्सेबल दिखा रहा है जी।
नहीं सर, उसमें देखो सर, आप देखो ना, पहली बात तो ऑर्डर का मतलब आप समझ लें सर, ऑर्डर का मतलब साफ साफ लिखा हुआ है 156 के अंदर। पहली बात तो नोटिस ऑफ डिमांड होना चाहिए, ऑर्डर, हाँ जी हाँ जी, नोटिस ऑफ डिमांड होना चाहिए, कंप्यूटेशन होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। सेक्शन 156 में क्या आ रहा है ये बताओ आप, नोटिस ऑफ डिमांड में। सर नोटिस ऑफ डिमांड में उसमें एडिशन लिखा रखी है, उसमें जी डिमांड लिखा रखी है जी, लेकिन और जो ऑर्डर उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है सर। तो सर कुछ नहीं होता सर, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, आप 154 करो, गेट इट करेक्टेड सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार एक्टिवेशन के लिए रिक्वेस्ट लगाई है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है जी। तो सर वो राकेश जी देखो, समझो वो तो टाइम लगेगा, राकेश जी समझो बात, यू हैव टू मीट इन पर्सन, और आपको उससे ज्यादा पता है कि आपको मिलने का मतलब क्या होता है उससे। तो ये वो तो फेसलेस के थ्रू आया था, तो नहीं सर, नहीं वो सर रजिस्ट्रेशन एओ को दोगे सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, जो जेओ है आपका, उसके हाँ बाद जी, 154 जितनी भी करेगा वही करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो एओ से मिलके वो बता दीजिए हाँ, उसको गो जी। एंड मीट देम सर, गो एंड मीट देम सर। मैंने तो ऑनलाइन भेजी है एक्टिवेशन, वैसे ऑनलाइन करी है मैंने तो। सर आप चले जाओ ना सर, चले जाओ सर, वहां पे चले जाओ ना चक्कर के। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन भैया? भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे असेसमेंट ऑर्डर का, व्हाट इफ दैट ऑर्डर इज अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नॉन रेजिडेंट केसेस में, उस केस में आपका व्यू सेम रहेगा कि उसमें ऑब्वियसली नोटिस और डिमांड तो नहीं दी है, दो हम लोग डीआरपी में हैं ऑलरेडी उस केस के अगेंस्ट, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, बट इस केस में वो जो 31 मार्च का जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस केस में आपके क्या व्यूज रहेंगे? नहीं उसमें ना, उसमें भैया तो प्रॉब्लम क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन डाई हुआ नहीं, आप समझो, जब डीआरपी की जब डीआरपी एडिशन नहीं करता है, एडिशन डीआरपी नहीं करता है, डीआरपी की डायरेक्शन के हिसाब से वो एडिशन करता है, आप समझो वाली बात होगी। तो कॉज ऑफ एक्शन अभी डाई हुआ नहीं, आप समझ रहे हो बात होगी, क्योंकि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आता है आपके पास, राइट, चाहे नॉन रेजिडेंट का केस हो, चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग का केस हो, राइट। तो ऐसे केस के कॉज ऑफ एक्शन उसके हाथ में, ही कैन ड्रॉप द ही कैन स्टार्ट अफ्रेश। अगर मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, दो चीजों फर्क है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो अवेयरमेंट आई है इन दैट केस, कि भैया जहां पे उन्होंने जो 31 मार्च के बाद नोटिस जो इनके पोर्टल से 1/4 को आए या 10/4 को आए या 5/4 को आए, जहां पे वो अवेयरमेंट दी है कि उन्होंने बोला कि भैया नाउ इट हैज बीन कवर्ड, विल बी कवर्ड इन राशिद। मेरा पर्सनल मानना है वो गलत है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये जितनी भी जजमेंट्स हैं, जितने भी केस लॉज हैं, केस लॉ, जितने भी केसेस हैं, इनमें डिपार्टमेंट पहले ये आर्ग्यू कर रहा था, ये 31 मार्च को ही इशू हो गए हैं। सिर्फ एआईटीपी पोर्टल के दिक्कत की वजह से या फिर किसी और की वजह से ये आप एसएससी को लेट मिला है या गलत ईमेल पे चला गया, एज द केस में भी। आर यू गेटिंग पॉइंट? ईपीएफओ वाला उस पे तो लागू नहीं है। दैट केस, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो पैरा नंबर 8 और 9 है, जहां पे पैरा 8 और 9 में से साफ लिखा था कि दैट डिपार्टमेंट इज बोनाफाइड बिलीफ कि 30 तक इशू हो सकते थे। तो ये बोनाफाइड बिलीफ वाला क्वेश्चन है नहीं ना मेरे भाई ऐसे केस के अंदर। वो कॉन्ट्रैक्टर में नहीं है, सिविल ये क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड जो प्रोवाइड कर रहा है। हाँ जी, नितिन जी, सर्विसेज ले रहा है ना। हाँ बताइए नितिन। 16-17 के केस में बिलो 50 lakhs का अगर नोटिस आया हुआ है, then we should go to high court for relief. सर हाई कोर्ट का फायदा नहीं है सर, आप बस ही मेरा पर्सनल मानना ये है, गो टू, अभी क्या है जो फ्लो जा रहा है ना अगेंस्ट एसएससी आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, आपके एसएससी के 50,000 लाख रुपए हरे हो जाएंगे, समझो बात हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर कोई ऐसा शिक्षक दे दिया, पास कर दिया उसने, तो पता लगा जो ग्राउंड आप लेना चाहते हो वो आईटीएटी तक नहीं छूटेगा, हाई कोर्ट तक जाके छूटेगा। आप समझ रहे हो तो कोई समझ गए। आर गेटिंग पॉइंट? तो अभी क्या है, मतलब चाहे हवाओं का रुख थोड़ा सा हमारे खिलाफ हो ना सर, तो गो विद फ्लो, सीआईटी मिल जाओ, सीआईटी के पास आप गो टू आईटीएटी। और कोई क्वेश्चन भैया आपका? मैं एक बार लास्ट बार इसको रिव्यू कर देता हूँ, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, दूसरे क्वेश्चन पे मैंने आपको 3 चीजें रिव्यू कर दी, चौथी चीज दोबारा समझा देता हूँ। वाला सर ये विप्रो का केस है और टेक माय वर्ड दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में भी दिक्कत करेगा और पॉसिबिलिटी है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू फाइल 139(1) की जो रिटर्न है, चाहे वो 31 जुलाई आ चुकी है या फिर अब 31 अक्टूबर आ रही है, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। डोंट टेक इट यार चल गलती रह गई रिवाइज कर देंगे। व्हाई इट इज सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड इट, और एक बार हाई कोर्ट का जजमेंट भी था, उसको बहुत अच्छे ढंग से क्लेरिफाई भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 139(5) के अंदर ये जो आप रिवाइज करते हैं, इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सर ओमिशन, और मान लीजिए को रॉन्गफुल स्टेटमेंट आ गई, आप आर गेटिंग पॉइंट। तो और मान जैसे मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिए, जैसे सेक्शन 54 की एग्जम्पशन हो गई, 54F की एग्जम्पशन हो गई, या फिर जहां पे आपके पास 2 ऑप्शन थे और दोनों ऑप्शन
सर आपके पास अवेलेबल थे, आप यू कैन गो दिस वे और यू कैन गो दैट वे, अप्रिशिएट कीजिएगा। तो सर आपने अगर एक ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसे केस के अंदर आप दोबारा नहीं बोल सकते रिवाइज करते हुए कि सर ये मैंने ऑप्शन गलत एक्सेप्ट कर लिया था, अब मैं दोबारा जाना चाहता हूं। यू कांट डू लाइक दिस। बट पॉसिबिलिटी, आपने एक ऑप्शन ले लिया पर वो ऑप्शन आप ले नहीं सकते थे, लॉ में परमिटेड नहीं था, तो वो ओमिशन या फिर रॉन्गफुल पर्टिकुलर्स में आ जाएगा, आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हो। पर जहां पे दो ऑप्शन ओके हैं, आप किसी भी ऑप्शन में जा सकते हो, दोनों ऑप्शन के लिए आप वैलिड हो, मतलब योर वैलिडिटी टू गो ओवर देयर, आप एलिजिबल हो। इन दैट केस अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया, आप ओमिशन, आप रिवाइज रिटर्न करके उस पर नहीं जा सकते। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझाई है कि भैया जो चैप्टर 3 वाली जो आप में जो आप आते हो सेक्शन 10A 10B की बात करते हो, क्योंकि वो चैप्टर अलग है, वो डिडक्शन वाले चैप्टर से अलग चीज है। तो व्हाट आई वांट टू से, ये जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं चैप्टर 6A के लिए नहीं लग पाएगी, एक बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, क्योंकि इन्होंने बोला कि भैया ये जो चैप्टर 3 में जो लिखी हुई है, जो भी कंडीशन लिखी हुई है, दीज आर मैंडेटरी नेचर। आपको फॉर्म फाइल करना है, सही टाइम पे फिल करना है और ड्यू डेट तक फाइल करना है। ऑल दीज कंडीशन आर मैंडेटरी, दो देयर आर वेरियस जजमेंट ऑफ इन रिलेशन टू चैप्टर 6A व्हिच सेज दैट अगर आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, अगर आपने लेट भी फाइल कर दिया चल जाएगा। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने आपको स्पेशली बताया सर, चैप्टर 3 के होने की वजह से और जजमेंट की इस पर्टिकुलर एवरमेंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से पॉसिबिलिटी है सेक्शन 14A में बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। अब 14A पहले हम 10B 10A इस पे मानते नहीं थे, इसको हम कंसिडर नहीं करते थे, पर इसकी वजह से अब 14A में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, और वो भी तब जब अब 14A हैज बीन ओवरहॉल्ड या फिर इट हैज बीन अमेंडेड, मतलब जो इसका अमेंडमेंट है अब वो विकराल रूप ले चुका है 14A मेरे हिसाब से।